तो नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल सीरीज करंट अफेयर्स डेली में। और आप सभी को शुभकामनाएं आपके पेट एग्जामिनेशंस के लिए। जो भी लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, सबसे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि आपको क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी है, उसके लिए आप लोग ध्यान रखिए। आपकी एक आईडी होनी चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज की फोटो जिसके पीछे आपका नाम लिखा होगा, और इसी के साथ आप अपने फोटो आईडी की एक फोटो कॉपी भी लेकर के जाइएगा और अपने एडमिट कार्ड को भी लेकर के जाइएगा। परीक्षा स्थल पे परीक्षा स्टार्ट होने के 1 घंटे पहले आप पहुंच जाइएगा, क्योंकि आधे घंटे पहले गेट क्लोज हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस को पूरी तैयारी के साथ। और सबसे पहले रिवीजन करेंगे हम लोग कल की क्लासेस का, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था सूर्य के रहस्य को जानने के लिए कुआफू 1 नामक एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया चीन के द्वारा। विश्व गठिया दिवस यानी कि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे हर साल 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। बहरीन में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया। इंटरनेशनल एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 एंड समुद्री विवाद पर इजराइल और लेबनान के बीच में हाल ही में ऐतिहासिक समझौता किया गया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और बिहार के सारण जिले में अमित शाह के द्वारा हाल ही में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया गया। टोटल 14 फुट ऊंची प्रतिमा देख सकते हैं आप। हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप आयोजित किया गया ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित कलिंगा स्टेडियम में। और याद रखेंगे, यूएसए और भारत ने हाल ही में न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है। इसी के साथ याद रखें, अभी हाल ही में विश्व के पहले सिंगल चार्जर नियम को अपनाने की मंजूरी प्रदान की गई यूरोपियन यूनियन के द्वारा। अब स्टार्ट करेंगे आज की क्लासेस को। 1 बाय 1 करके चीजों को लिखना मत भूलिएगा। और आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है, ये आपको कल और परसों के एग्जामिनेशंस में पता चल जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभयारण्य घोषित किया? तमिलनाडु, राजस्थान, असम या फिर छत्तीसगढ़? करके न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैंने आपको बताया था स्लेंडर लोरिस, जो कि आप लोग कुछ इस तरीके से देख सकते हैं इमेज में। तो एक तरह का जीव है जो कि किसानों का दोस्त कहा जाता है। वजह क्या है? क्योंकि कुछ जो कीट होते हैं जो कि पेड़ पौधों को खाते हैं, या जिन कीटों से किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है, उन कीटों को खाने वाले ये जीव होते हैं। और इससे रिलेटेड ये पहला डिंडीगुल एक एरिया है, जिला है, जो कि तमिलनाडु में है। 11,806 हेक्टेयर में देश का पहला, ये आप देख सकते हैं, ओपन किया गया स्लेंडर लोरिस अभयारण्य। ओके, यहाँ आपको डिटेल पूरी दिखाई दे जाएंगी। जो सारे डिटेल मैंने आपको कल बता ही दिया था, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग देखते रहेंगे। यहाँ हम बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लोकेशन आप लोग ध्यान रखेंगे तमिलनाडु की, जो कि कुछ इस पोजीशन में दिखाई देती है। ये लोकेशन आपको दिखाई देगी तमिलनाडु की, जिसकी कैपिटल क्या है? मैंने आपको कैपिटल बताया था, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, जहाँ पे ओला का सबसे बड़ा ई स्कूटर का कारखाना स्टैब्लिश किया गया। यहाँ के प्रेजेंट टाइम में जो चीफ मिनिस्टर हैं, याद रखते रहेंगे, M.K. स्टालिन। ये बात मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पिछली बार पेट एग्जामिनेशन में इनकी पार्टी का नाम पूछ दिया गया था। पार्टी का नाम DMK, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, और RN रवि प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राज्यपाल हैं। अब तमिलनाडु से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस, जो सारे क्वेश्चंस को हम लोगों को पढ़ना जरूरी है, तो याद रखेंगे तमिलनाडु का नंजरायण टैंक। कौन सा? तमिलनाडु का नंजरायण टैंक। इसके अभी हाल ही में क्या बर्ड सेंचुरी के रूप में घोषित किया गया, यानी कि पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया। तमिलनाडु का 5वां हाथी अभयारण्य यानी एलिफेंट सेंचुरी किसे बनाया गया? ये भी आप याद रखते रहेंगे, अगस्त्य मलाई हाथी रिजर्व। अगस्त्य मलाई हाथी रिजर्व, ये तमिलनाडु का 5वां एलिफेंट रिजर्व बना करके घोषित किया गया। एंड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व याद रखते रहेंगे। कौन सा? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जिसे टाइगरों की संख्या दोगुनी करने के लिए साल 2021 में T*2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, जिसमें कि जो आप लोग देखते हैं मिड डे मील एक चलती है उत्तर प्रदेश में और सारे देशों में, मतलब देश के कई सारे कोनों में, तो उसी तरीके से मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, यानी स्टूडेंट जो ही स्कूल में एंटर करेगा उसे नाश्ता दिया जाएगा। ऐसी एक योजना इकलौती लेकर के तमिलनाडु की गवर्नमेंट आई, इसको आप रिलेट करके याद रखते रहेंगे। एंड रामसर साइट्स वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया, सबसे अधिक रामसर साइट्स आपको मिलेंगे तमिलनाडु के एरिया में। टोटल भारत में रामसर साइट 75 हैं, ये भी आप याद रखें।
यहाँ पे देखेंगे हम राजस्थान के बारे में और रिलेट करके हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए राजस्थान में क्या रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है एंड रामगढ़ विषधारी अभयारण्य हाल ही में भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसी के साथ याद रखें आप छत्तीसगढ़ का जो तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन सा, तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसी के साथ आप ऐड कर दें अगर गुरु घासीदास नेशनल पार्क को, गुरु घासीदास नेशनल पार्क को, तो इन दोनों को मिला करके भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है, जिसको याद रखेंगे। अब बात कर ले हम लोग असम की, तो असम में टोटल 5 नेशनल पार्क हुआ करते थे। असम कौन कौन से, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, लेकिन 2 यहाँ के नए जो नेशनल पार्क्स ऐड किए गए इनके नाम याद रखेंगे। कौन सा, एक आपका रायमोना नेशनल पार्क है और दूसरा कौन सा है, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके जितने भी रिलेट करके याद रख सकते हैं उतना याद करते रहेंगे। ओके, एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में पहला विश्व स्लॉथ बियर डे कब मनाया गया। स्लॉथ बियर, स्लॉथ एक जीव होता है जो कि दुनिया का सबसे धीमे चलने वाला जीव होता है, सबसे आलसी जीव के रूप में भी आप लोग जानते होंगे, लेकिन ये स्लॉथ की प्रजाति, स्लॉथ की तरह से लगने वाला एक भालू है जिसे स्लॉथ बियर के नाम से हम लोग जानते हैं। एक्चुअली थोड़े सुस्त होते हैं बड़े ही, इस वजह से इन्हें स्लॉथ बियर बोला जाता है और इनसे रिलेटेड एक डे सेलिब्रेट किया गया 12 अक्टूबर को। याद रखेंगे, एक अनूठी पहल है ये, भालू की प्रजाति और उनके आवास के संरक्षण के लिए सेलिब्रेट किया जाएगा। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। 12 अक्टूबर को अब हर साल, देखिए पहला मनाया गया है आपका स्लॉथ बियर डे और हर साल अब 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा स्लॉथ बियर डे। याद रखते रहेंगे। ये जो IUCN की रेड लिस्ट है उसमें वल्नरेबल कैटेगरीज में इसको क्लासिफाइड किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखते रहेंगे। मैक्सिमम इनकी जो आबादी पाई जाती है, टोटल 90% की आबादी ये इंडिया में पाई जाती है, बाकी की जो 10% आबादी है इनकी पॉपुलेशन वो की नेपाल और श्रीलंका में पाई जाती है, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था पूरी डिटेल के साथ। ओके, और डेज को आप लोग रिलेट कर लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया था, तो ऐसे और सारे डेट्स को भी आप लोग रिलेट करके याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चर्चा में रही PM डिवाइन योजना किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है। डिवाइन आपको पता होगा, दैवीय को इंग्लिश में डिवाइन बोलते हैं। एंड द 4 ऑप्शंस आर उत्तर पूर्वी क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र, तटीय क्षेत्र या फिर पर्वतीय क्षेत्र। द आंसर इज उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जिसमें आपको टोटल 7 स्टेट दिखाई देंगे जिनको कि 7 सिस्टर्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा ये देखिए ध्यान से, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसका फुल फॉर्म है जिसे हम लोग डिवाइन के नाम से जानते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसे PM डिवाइन के नाम से एक नई योजना को स्टार्ट किया गया। एक्चुअली होगा क्या, इसमें 2022-23 और 25-26 तक के लिए इसको लागू किया गया है। 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के लिए इसे अप्लाई किया गया है, मंजूरी दी गई है। इसमें किया क्या जाएगा, इसमें डेवलपमेंट को गति मिलेगी नॉर्थ ईस्ट रीजन में। आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट रीजन में अभी तक कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे एयर्स की जो एयर वेज है उसकी पूरी कनेक्टिविटी बढ़िया तरीके से नहीं थी, रेलवेज की कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया तरीके से नहीं थी। तो इन चीजों को और ज्यादा बूस्ट प्रदान करेगी ये योजना, जिसे PM डिवाइन योजना के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन को पूरी तरीके से, जिसमें कि टोटल आपको 7 स्टेट्स मिलेंगे। ये 7 स्टेट्स कौन कौन से हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इन 7 स्टेट्स में आपको दिखाई देंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 स्टेट्स के बारे में पहले हम बात करते हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन से स्टेट्स हैं जो कि सीमा साझा करते हैं वेस्ट बंगाल बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य तो हो ही जाएंगे। एक हो जाएगा आपका कौन सा, एक हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, इसको भी याद रखते रहें। आपसे पूछता है शेड्यूल 6, कौन सा, शेड्यूल 6 यानी 6ठी अनुसूची में कौन कौन से राज्यों का वर्णन किया गया है, अक्सर आपसे पूछा जाता है। तो याद रखें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जो भी ट्राइबल्स ग्रुप हैं, जो भी ट्राइबल्स
कम्युनिटीज़ हैं यानी आदिवासी जनजातियां हैं, इनके रेगुलेशंस को लेकर के और इनके कंजर्वेशन को लेकर के जितने भी रूल्स हैं या इन्हें किस तरीके से हम लोग कैटेगराइज करेंगे, किस तरीके से इनको रिजर्वेशंस मिलेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में प्रावधान मिलता है शेड्यूल 6 यानी कि 6ठी अनुसूची में। अब और बाकी के जो स्टेट्स हैं आपको दिखाई देंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर। इसी के साथ आप मिजोरम भी याद करें। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि म्यांमार से सीमा कौन कौन से देश करते हैं, तो आप अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम इन 4 स्टेट्स को बता सकते हैं। और जब भी हम बात करेंगे ऐसे स्टेट्स की जिन स्टेट्स में इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट है, यानी कि इन स्टेट में जाने से पहले आपको इनर लाइन परमिट लेनी पड़ेगी। एक तरह का आप लोग विदेश में जाते हैं तो आप लोग वीजा लेते हैं, ठीक उसी तरीके से इन स्टेट्स में जाने के लिए आपको एक तरह की परमिशन लेनी पड़ती है। और ऐसे परमिशन लेने के बाद क्या होता है, इस परमिशन को लेने के बाद आप क्या हैं, जा करके उस स्टेट में एंट्री कर सकते हैं। ये कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। और चलने से पहले आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, बड़ी देर हुई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो चलिए बताइए टोटल भारत में कितने स्टेट हैं जो कि अदर दूसरी कंट्रीज से सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से कंट्रीज हैं। इसको भी एक एक मेजर आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़े जा रहा हूं जिसको आपको आंसर करना है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि सीमा साझा करती हैं हमारे बाउंड्रीज के जितने भी एरियाज के जितने भी देश हैं उन सारे देशों से, ठीक है। तटीय देश कौन कौन से हैं ये आपको पता होगा। कोस्टल एरिया, जब भी हम पूरे भारत के मैप को बनाते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछता है सबसे अधिक तटीय क्षेत्र किस राज्य का है, तो तटीय क्षेत्र सबसे अधिक हमारा कौन सा, गुजरात का होता है। याद रखते रहेंगे, टोटल पूरी तरीके से घूम फिर के जो तटीय क्षेत्र है इसको आप लोग याद रखते रहेंगे। ओके, चलिए पर्वतीय क्षेत्र के तो खैर बारे में आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। और क्वेश्चन कहां पे है, क्वेश्चन है खबरों में रही ड्रुजबा पाइपलाइन किस देश से संबंधित गैस पाइपलाइन है। अब देखिए इस गैस पाइपलाइन में हाल ही में रिसाव हो गया और रिसाव को लेकर के ये बहुत ही बड़ा एक मुद्दा बन गया। तो इसको पहले हम लोग देखेंगे। द आंसर इज रशिया यानी कि रूस और पोलिश पाइपलाइन ऑपरेटर PERN। ये आप देखेंगे पोलिश यानी कि पोलैंड, और पोलैंड कहाँ पे है ये आपको पूरे वर्ल्ड मैप में दिखाई देगा। जब भी हम लोग वर्ल्ड मैप ओपन करते हैं तो हमको रशिया एक बहुत ही मेजर कंट्री के रूप में दिखाई देती है जो कि यहाँ पे कनेक्टेड है बाल्टिक सी से, आपको बाल्टिक सी दिखाई देगी। और बाल्टिक सी के से होकर के क्या दो एक पाइपलाइन जाती थी जर्मनी तक, एक तो कौन सी, नॉर्ड स्ट्रीम 1 एंड नॉर्ड स्ट्रीम 2। इसको तो डिस्ट्रॉय किया गया अभी हाल ही में नॉर्ड स्ट्रीम 1 को, और नॉर्ड स्ट्रीम 2 अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। लेकिन ड्रुजबा पाइपलाइन की जब हम बात करते हैं तो ड्रुजबा पाइपलाइन कुछ इस तरीके से जाती है, पोलैंड से होकर के ये जर्मनी तक पहुंचती थी। और ये अंडर वाटर नहीं थी, ये अंडरग्राउंड एक केबल थी, एक तरह की पाइपलाइन थी जिससे गैस की सप्लाईज टोटल यूरोप तक पहुंचाई जाती थी। तो इसी में एक लीकेज हुआ है, और ये लीकेज कहां पे हुआ, ये लीकेज हुआ पोलैंड में। और इस पोलैंड को लेकर के यहाँ पे विवाद हुआ कि क्या इस पे कोई दूसरे कंट्री ने अटैक किया या फिर किसी तरह का ये युद्ध की तो स्टार्टिंग नहीं कर दी गई। लेकिन पोलिश जो भी इनकी कंट्री है, पोलैंड जो भी कंट्री है, इन्होंने पूरी तरीके से इस बात को क्लियरिफाई किया। इनके जो पाइपलाइन ऑपरेटर है PERN, इन्होंने डायरेक्टली कहा कि ये पाइपलाइन में एक छोटा से रिसाव का पता लगा है, और इस रिसाव का पता लगा करके उसको तुरंत कंप्लीट करने, क्लियर करने और पूरी तरीके से पहले की तरह करने की कोशिश भी की जा रही है। और इसका कारण क्या है ये अभी तक नहीं पता लगाया जा सका है, लेकिन बस इतना बताया गया है कि इसमें किसी भी तरह के अटैक के रीजंस सामने नहीं आए हैं। ओके, तो यहाँ आपने पूरे वर्ल्ड मैप को देखना है। यहाँ पे आपको न्यूज़ पूरा मिलेगा जो कि पूरी आपको कल मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ाया था, इसको आप लोग डिटेल में देखें। अब हम लोग बात करेंगे कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। सबसे पहले रशिया के बारे में याद रखते रहेंगे। रशिया जिसकी कैपिटल है मॉस्को, जो कि किस नदी के किनारे है, मस्कोवा नदी के किनारे बसी हुई है। कौन सा, मॉस्कोवा नदी के किनारे ये बसी हुई है। और रशिया के प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है व्लादिमीर पुतिन एंड प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशस्टिन। ठीक है, रशिया ने 4 यूक्रेन के एरियाज को कब्जा कर लिया है, और इन 4 एरियाज को किस किस नाम से आप जानते हैं, लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिजिया एंड खेरासन। इन 4 एरियाज को आप जरूर याद रखते रहें। अब बात कर लेते हैं अगर हम लोग यूएसए की, तो यूएसए की कॉलोनियल पाइपलाइन हैकिंग, ये आपने सुना होगा, कॉलोनियल पाइपलाइन हैक कर लिया गया था। ये 2021 की न्यूज़ है, इसको अक्सर बहुत ज़्यादा चर्चा में भी लाया गया था कि हैक किया गया था यूएसए का, जो कि साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन रखता है। तो इस पोजीशन में 2022 की न्यूज़ थी एक्चुअली, तो इस पोजीशन में भी इनकी पाइपलाइंस को हैक किया जा रहा है। ये बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था, इसको भी आप लोग ध्यान में देखते रहेंगे। ठीक है, और कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, इन तीनों कंट्रीज को अगर हम लोग एक साथ लें तो इन तीनों कंट्रीज को मिला करके जो फीफा 2026 की आयोजन होने वाला है, मेंस वर्ल्ड कप, फीफा 2026 मेंस वर्ल्ड कप का आयोजन ये तीनों कंट्रीज मिल करके करेंगी, याद रखते रहिएगा। ओके,
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 में समानता सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या रही? एक्चुअली अक्टूबर 2022 यानी कि इसी महीने जारी की गई है असमानता रिपोर्ट, और इस असमानता रिपोर्ट इनइक्वालिटी इंडेक्स के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो ये असमानता सूचकांक में हाल ही में भारत की रैंकिंग जो टोटल रही 123 रही। समानता हो गई, ये असमानता सूचकांक है, इसको हम लोग मॉडिफाई करके आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, टॉप की कंट्रीज की बात की जाए, फर्स्ट नंबर पे नॉर्वे है, सेकंड पे जर्मनी है, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया है, और ये टॉप की कंट्रीज हैं जो कि असमानता सूचकांक में जारी जो कमी है उसके लाने की नवीनतम प्रतिबद्धता 2022 को दर्शाते हैं। एक्चुअली इसमें किया क्या जाता है, कितनी असमानता है लोगों के बीच में, कितनी इनइक्वालिटी है लोगों के बीच में, उसको लेकर के एक डेटा जारी किया जाता है। टोटल 161 कंट्रीज को इसमें लिया गया, जिसमें से भारत की पोजीशन 123 है। इसका मतलब थोड़ी सी कंसर्निंग पोजीशन पे भारत है। समानता यहाँ पे पूरी तरीके से या तो लैंगिक समानता हो या फिर आर्थिक समानता हो, किसी भी तरह की समानता के मामले में भारत की पोजीशन सोचने लायक है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ इंडेक्स जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे कई सारे एग्जामिनेशंस में भी पूछा जा चुका है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले 136वीं पोजीशन भारत की हैप्पीनेस इंडेक्स में रही थी। कौन सा इंडेक्स? हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी कि खुशहाली सूचकांक में भारत की पोजीशन क्या थी? 136 थी, जिसमें कि फर्स्ट नंबर पे हमारी कौन सी कंट्री थी? फिनलैंड थी। आपने पढ़ा होगा फिनलैंड फर्स्ट पोजीशन पे था हैप्पीनेस इंडेक्स में। इसी के साथ प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी याद रखते रहिए। भारत की पोजीशन टोटल कितनी थी? भारत की पोजीशन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150 थी, और यहाँ पे लिख दे रहा हूं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, PFI के नाम से। ठीक है, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की पोजीशन 150 थी। फर्स्ट नंबर पे जो कंट्री थी इसका नाम था आइसलैंड, और यहीं पे आपसे अगर क्वेश्चन पूछे 135वें स्थान पे किस में रहा था भारत, तो ये 135वें स्थान में भारत रहा था। किस इंडेक्स में? पीस इंडेक्स में। सॉरी, यहाँ पे नॉर्वे होगा। पीस, ये आप लोग 150 नंबर पे ये जो आप देखेंगे, जिसकी हम लोग बात करते हैं, किसकी? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। इसमें नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे था। इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पे था, इसको मैंने कवर कर लिया। और 135वें पोजीशन पे जो है इसमें आइसलैंड फर्स्ट नंबर पे था। कौन सी इंडेक्स थी? पीस इंडेक्स या फिर जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स, दोनों में ही यही पोजीशन रही थी भारत की 135वें। पीस इंडेक्स की बात कर लेते हैं, इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन सा रहा था? हमारा आइसलैंड रहा था। ये आप यूरोपियन कंट्रीज के बारे में याद रख सकते हैं। चलिए मैप में भी इन चीजों को थोड़ा सा देख लेते हैं। मैप में आपको कुछ इस जगह पे दिखाई देगा, और असमानता सूचकांक में नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पे रहा, तो ये पोजीशन आपको दिखाई देगी नॉर्वे की। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट, यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नॉर्डिक कंट्रीज के पार्ट कौन कौन से माने जाते हैं, या फिर नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन से देशों को कहा जाता है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड, इन 5 कंट्रीज को मिलाकर के हम लोग नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं, क्योंकि नॉर्डिक जनजातियां इन 5 क्षेत्रों में रहती हैं। और जब हम बात करते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की, तो स्कैंडिनेविया पर्वत का जो विस्तार है उसके अकॉर्डिंग ये जो 4 देश आपको दिखाई देंगे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड डेनमार्क, इन्हें हम लोग स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के एस्पेक्ट से। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन इज, भारतीय नौसेना के द्वारा हाल ही में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहां आयोजित किया गया? ये अपतटीय सुरक्षा अभ्यास है, यानी तट पे, यानी जो कोस्टल बाउंड्री है वहां पे स्टार्ट की गई एक अभ्यास है, जिसे प्रस्थान के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश में इसको स्टार्ट किया गया। आप लोग सुनकर भी देख सकते हैं, उत्तराखंड के साइड में कहां सी बाउंड्री है, हिमाचल प्रदेश कहां पे सी बाउंड्री को देखेगा, हैदराबाद एक लैंडलॉक एरिया के पास में आपको दिखाई देगा, तेलंगाना की कैपिटल है। तो ये कैसे दिखाई दे सकता है, इसको आप लोग याद रखते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग रिलेट करते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश को, पहले आप लोग देख लेंगे डिटेल्स को। डिटेल यहाँ पे है, पूर्वी नौसेना के कमान के द्वारा काकीनाडा के अपतटीय विकास क्षेत्र यानी ODA में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान, इसका आयोजन किया गया हाल ही में। और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें कौन कौन लोगों ने, किन किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे तेल और गैस ऑपरेटर, राज्य समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन विभाग, भारतीय तट रक्षक, ये सभी लोग शामिल होकर के इसमें इन्होंने काम किया हुआ है। तो खैर यहाँ हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश जिसकी कैपिटल अमरावती है, और अमरावती याद रखते रहेंगे। भारत का जो टोटल हाई कोर्ट्स की संख्या है कितनी है? टोटल हाई कोर्ट्स 25 हैं, 25 हाई कोर्ट टोटल है। ओके, और इन 25 हाई कोर्ट्स में जो 25वां हाई कोर्ट है, सबसे आखिरी जो हाई कोर्ट है, ये अमरावती हाई कोर्ट है, याद रखते रहेंगे। ओके, अमरावती हाई कोर्ट इज द 25th हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि सिचुएटेड है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ओके,
आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित सबसे पहला राज्य था, याद रखेंगे। स्थापना दिवस कब मनाई जाती है आंध्र प्रदेश की, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यही याद रखें हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में, हिमाचल प्रदेश बकलोल नहीं है, ये बकलोह है। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में अभी हाल ही में एक अभ्यास आयोजित किया गया जिसे हम लोग वज्र प्रहार के नाम से जानते हैं। इंडिया और यूएसए के बीच में एक बाइलेटरल एक्सरसाइज है वज्र प्रहार। नेक्स्ट आप देखेंगे उत्तराखंड में, उत्तराखंड के औली में आपका अक्टूबर आ गया है, अक्टूबर में स्टार्ट होगा युद्धाभ्यास। कौन सा युद्धाभ्यास, याद रखेंगे युद्धाभ्यास, ये इंडिया और अमेरिका के बीच में होने वाला एक बाइलेटरल एक्सरसाइज है, आयोजित किया जाएगा उत्तराखंड के, कहां पे, उत्तराखंड के औली में। हैदराबाद याद रखते रहेंगे, हैदराबाद ये एक स्टेट की, एक सिटी की बात नहीं कर रहा हूं। हैदराबाद जब रियासत हुआ करती थी टोटल इस पोजीशन को लेकर के, तो हैदराबाद रियासत को भारत में विलय किया गया था ऑपरेशन पोलो के तहत। तो इसको भी आप याद रखते हैं, जो कि क्वेश्चन आपसे अक्सर कभी कभी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चर्चा में रही मेडन फार्मा कंपनी द्वारा निर्यात की गई दवा, इससे किस देश में बच्चों की मृत्यु के मामले सामने आए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाम्बिया, नामीबिया, बोत्सवाना या फिर साउथ अफ्रीका? द आंसर इज गाम्बिया। आपको मैप में दिखाई देगा पहले गाम्बिया, पहले हम लोग मैप में देख लेते हैं गाम्बिया को, उसके बाद हम लोग और सारी चीजों को रिलेट कर लेंगे। तो ये आपको पूरा एरिया दिखाई देगा जो कि हम लोग देखते हैं किस नाम से, यहाँ पे आपको गाम्बिया पूरी तरीके से, ये हमारा पूरा जो एरिया है इसका जो वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न वाले साइड में इस एरिया में आपको दिखाई देगा गाम्बिया। ये कुछ इस पोजीशन पे आपको दिखाई देगा। बहुत ही छोटी सी कंट्री है, एक लोकेशन इसकी बहुत इंटरेस्टिंग है और पास में ही यहाँ पे आपको एक इस तरीके से जो पोजीशन है इसको दिखाई देगी। यहाँ पे छोटा सा एक कंट्री है जिसको हम लोग गाम्बिया के नाम से जानते हैं। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे एक्चुअली द गाम्बिया यहाँ छोटा सा लिखा हुआ है और ये जो कंट्री है इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंटली इसकी लोकेशन को ध्यान रखते रहना है। मैप की जो पकड़ है वो होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ सकता है कौन सी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी इससे कनेक्टेड है, या फिर कौन सा ओशियन जो है इसके कोस्टल बाउंड्रीज को टच करता है। तो अटलांटिक ओशियन में जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का पार्ट है वो इसे टच करता है, इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। हालांकि नॉर्थ भी नहीं बोलेंगे, मिडिल साइड में ये पूरी तरीके से पड़ती है। ओके, यहाँ आपको दिखा देगी पूरी रिपोर्ट। गाम्बिया में 66 बच्चों की डेथ हुई, जिससे दुनिया भर में हड़कंप मचा। WHO इसको लेकर के कंसर्न है, और इंडिया में भी जितने भी जो एसोसिएशन हैं या फिर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इसको लेकर के हाई अलर्ट पे पूरी तरीके से अपने सभी ऑर्गेनाइजेशंस को लगा दिया गया है। तो इस कफ सिरप का मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ते जा रहा है, और जितने भी मतलब जो कंपनी इसमें रिलेटेड थी उसका नाम क्या है, मेडन फार्मा, इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। और जितने भी दवाइयाँ हैं इनसे पूछा गया कि क्या आप इसको इंडिया में भी सेल करते थे। इस पे इन्होंने बताया कि भारत में इन सिरप को नहीं बेचने की मंजूरी है, तो इसको सिर्फ ये एक्सपोर्ट करते थे, सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए इसको बनाया जाता था, कहीं और इसको जो है सेल नहीं करते थे। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी, एंड सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जिसको CDSCO के नाम से हम लोग जानते हैं, ये भी इसमें पूरी तरीके से एक्टिवली काम कर रहा है, ये भी आप याद रखते रहेंगे। ओके, चलिए कुछ चीजों को हम लोग यहाँ पे रिलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग नामीबिया को रिलेट कर लें। नामीबिया जहां से 8 चीते लाए गए हैं, महाराष्ट्र के श्योपुर जिले में स्थित है कुनो नेशनल पार्क, वहीं पे इसको डिप्लॉय किया गया है, याद रखते रहेंगे कुनो नेशनल पार्क। और नामीबिया जब हम देखेंगे अपने मैप में तो कुछ इस पोजीशन में हमको नामीबिया दिखाई देगा। जब हम देखेंगे बोत्सवाना के बारे में, तो बोत्सवाना याद रखते रहेंगे, एक वेरिएंट फैला था कोरोना का जिसको ओमिक्रॉन वेरिएंट के नाम से हम लोग जानते हैं, 2022 के स्टार्टिंग में आपने सुना होगा। और ये ओमिक्रॉन वेरिएंट को बोत्सवाना वेरिएंट भी बोला जाता था, क्योंकि ये जो है स्टार्टिंग में बोत्सवाना से ही होकर के फैला था। बोत्सवाना साउथ अफ्रीका, यहीं से होकर के ये फैला था। और साउथ अफ्रीका को भी याद रखते रहेंगे। साउथ अफ्रीका इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री जिन्होंने अभी हाल ही में कुलीनान 1 हीरा मांगा है। कौन सा? कुलीनान 1 हीरा। कुलीनान फर्स्ट या 1, इस हीरे को किस नाम से जाना जाता है? इस हीरे को जाना जाता है स्टार ऑफ द अफ्रीका के नाम से, अफ्रीका के तारे के नाम से इसे जाना जाता है। और इसकी डिमांड हाल ही में साउथ अफ्रीका ने की। किससे की? इसकी डिमांड साउथ अफ्रीका ने हाल ही में की है यूनाइटेड किंगडम की जो मोनार्की है उनसे की है। एक्चुअली क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई, तो फिर उसके बाद से इन्होंने कहा, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जो है इनकी डेथ हो चुकी है, अब उनकी जो रॉयल इनकी जो स्टिक थी उससे ये जो हीरा है इसको वापस कर देना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। किस देश में हाल ही में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय हाल ही में खोला गया? द आंसर इज यूएसए। आपको दिखाई देगा यूएसए पूरे मैप में। एंड न्यू जर्सी स्थित है अमेरिका में, वहीं पे अटलांटिक शहर है, यहाँ पे महात्मा गांधी के जीवन और उनके संदेशों पर समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। अगर बात की जाए तो वहां पे महावाणिज्य दूत हैं रणधीर जायसवाल, और इससे रिलेटेड बहुत सारे भारतीय अमेरिकी समुदाय के जो भी लोग हैं इन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। और अगर बात की जाए तो ये राष्ट्रपिता को समर्पित अमेरिका में पहला एक तरह का संग्रहालय है, इसको याद रखते रहेंगे। हाँ, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है, तो इस पे एक आरटीआई अभी हाल ही में डाला गया था कि भारत के कोई राष्ट्रपिता यानी नेशन ऑफ इंडिया हैं या नहीं है। तो यहाँ पे रिप्लाई दिया गया था आरटीआई में कि भारत के कोई भी नेशन ऑफ फादर यानी फादर ऑफ नेशन नहीं है। एक्चुअली मतलब इस पे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली ऑथेंटिकली इनको डिक्लेयर नहीं किया गया था फादर ऑफ द नेशन। ये आरटीआई का जवाब है। जुडिशरी की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। आरटीआई वगैरह डाल करके इन सारी चीजों की आप लोग री इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यूएसए के बारे में हो गया। यूएसए आपको मैप में आप लोगों ने देख लिया। यूएसए जिसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। जो बाइडेन प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम में, कमला हैरिस यहाँ की क्या है प्रेजेंट टाइम में वाइस प्रेसिडेंट। केन्या के बारे में याद रखते रहेंगे। केन्या में अभी हाल ही में देखिए, केन्या में अभी हाल ही में महात्मा गांधी के ही संग्रहालय का भी हाल ही में उद्घाटन किसने किया था? एस जयशंकर ने किया था, आपको याद होगा। हंगरी के बुडापेस्ट में सतोशी नाकामोटो की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। सतोशी नाकामोटो की ब्रॉन्ज की प्रतिमा थी, इसका अनावरण किया गया था। सतोशी नाकामोटो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने बिटकॉइन को एक तरीके से बनाया था। बिटकॉइन के जनक के रूप में ये जाने जाते हैं। सतोशी नाकामोटो जापान से बिलोंग करते थे। मैक्सिको की बात की जाए तो मैक्सिको में अभी हाल ही में विवेकानंद जी की जो पहली प्रतिमा बनाई गई, ये मैक्सिको में बनाई गई। ये भी आप याद रखते रहेंगे। और इसको मैप में अगर आपको देखना हो तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ओके, यहाँ पे आपको दिखाई देगा पूरा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, अमेरिका आपको यहाँ पे बीच में दिखाई देगा। ये भी पार्ट आपका यूएसए का ही है जिसको अलास्का का पार्ट हम लोग कहते हैं। अगर यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन का नाम आप पूछें तो मैं बोलूंगा 49 डिग्री पैरेलल लाइन, जो कि कनाडा और यूएसए को डिवाइड करती है। अगर आप पूछें वो कौन सी 5 ग्रेट लेक्स हैं जो कि कनाडा और यूएसए को डिवाइड करती हैं, तो ये ग्रेट लेक्स हैं ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन एंड ईरी एंड आपका आ जाएगा सुपीरियर। ये 5 लेक्स हैं, ग्रेट लेक्स, लेक ह्यूरन, लेक ओंटारियो, लेक मिशिगन, लेक इरी, लेक सुपीरियर। ये 5 ग्रेट लेक्स हैं जो कि डिवाइड करते हैं कनाडा और यूएसए को। एंड यहीं पे आप देखेंगे सेंट लॉरेंस रिवर को। सेंट लॉरेंस रिवर इज अ रिवर व्हिच डिवाइडेड द 2 कंट्रीज व्हिच आर कॉल्ड कनाडा एंड यूएसए। और यहीं पे आपका आएगा यूएसए और मैक्सिको को डिवाइड करने वाली कौन सी रिवर है? इसे हम लोग रियो ग्रांडे रिवर के नाम से जानते हैं। इसको भी आप रिलेट करके याद रखते रहेंगे। ये हुआ हमारा पूरा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास किया गया। इस क्वेश्चन से है द आंसर इज हिमाचल प्रदेश। याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में, ये आप न्यूज में भी देख सकते हैं आज की, हिमाचल प्रदेश में हाल ही में बल्क ड्रग पार्क जो इसको एक तरीके से बोल सकते हैं आप लोग, इसका जो है अनावरण किया गया या फिर इसको जो है लॉन्च किया गया। और इसी के साथ कहाँ पे आईआईटी यहाँ पे सलो, ये जो ऊना में स्थित है आईआईटी सलो, इसको भी लॉन्च किया गया। तो इसको दोनों चीजों को आप लोग याद रख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना में बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास किया गया और आईआईटी का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके सामने दिखाई देंगे। और यहीं पे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी दिखाई देंगे। ओके, चलिए कुछ चीजें हम लोग रिलेट करके याद रख लेते हैं। जब भी हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश याद रखते रहेंगे जिसकी कैपिटल क्या है? शिमला है। और हिमाचल प्रदेश के ही काजा में, हिमाचल प्रदेश के काजा में याद रखते रहेंगे सबसे ऊंचाई पर स्थित ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है इस्टेब्लिश किया गया था। ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आप लोग आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, अटल टनल कहाँ पे है? ये भी हमारे हिमाचल प्रदेश में ही है। एंड छत्तीसगढ़ से रिलेट करके हम लोग अगर कुछ चीजों को याद रखना चाहें तो आपने छत्तीसगढ़ से कौन कौन सी चीजें लॉन्च की गई थी इसी को रिलेट करना है। तो मिलेट प्रसंस्करण उद्योग, मिलेट प्रसंस्करण उद्योग, इसका भी हाल ही में उद्घाटन किया गया छत्तीसगढ़ में, कल मैंने आपको पढ़ाया था। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओंकारेश्वर बांध पर बनेगा कौन सा? दुनिया का सबसे
भारत का सबसे बड़ा कौन सा सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहां पे सबसे बड़ा बनेगा? भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनेगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओंकारेश्वर बांध पर। नदी कौन सी है मैं चाहूंगा आप लोग रिलेट करें, ठीक है? नहीं बता पाए तो मैं बताऊंगा। ओके, कानपुर याद रखते रहिए। लेदर पार्क, भारत का सबसे बड़ा जो लेदर पार्क है ये कहां पे एस्टैब्लिश किया गया? ये कानपुर में एस्टैब्लिश किया गया, याद रखेंगे। अब चलते हैं हम लोग उन क्वेश्चंस की तरफ जो क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। होमवर्क मैंने आपको दिया था, आतंकवाद विरोध पर यूएनएससी की बैठक की मेजबानी की जाएगी भारत के द्वारा और अनुसूचित जाति की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया जिसके प्रमुख बनाए गए हाल ही में कौन, ये आपको आंसर करना है। जो दलित हैं जिन्होंने मतांतरण कर लिया है, अपने मत को चेंज कर लिया है, अपने धर्म को चेंज कर लिया है, उनको रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पे बहस करनी है। किसको आयोग का अध्यक्ष बनाया गया इसको आपको आंसर करना है। चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। चलिए शुरू करते हैं उनके न्यूज़पेपर एनालिसिस जो लोग डेली न्यूज़ पढ़ते रहते हैं। सबसे पहले देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से स्प्लिट वर्डिक्ट दिया कर्नाटका हिजाब बैन को लेकर के। आपने सुना होगा कर्नाटका की हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था हिजाब बैन को लेकर के। इन्होंने कहा था जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस हैं जिनमें कि हिजाब पहनना भी आता है, इसको पूरी तरह से बैन करने की बात की गई। जिसमें कि दो जजों की एक बेंच जो कि इसको रिव्यू कर रही थी, दो जजों की बेंच जो कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस किया तो इसको सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक थे हेमंत गुप्ता, जस्टिस हेमंत गुप्ता, और दूसरे थे जस्टिस सुधांशु धुलिया। इन दोनों लोगों का अलग अलग ओपिनियन एक तरीके से देखने को मिलता है, जिसको कि आप लोग दोनों न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर में तो आप लोग देखेंगे ही, आप लोग यहाँ पे देखेंगे, इसको हिंदी न्यूज़पेपर में पूरी तरीके से कवर किया गया। तो यहाँ पे इन लोगों के टोटल जो ओपिनियन दिए हुए हैं, ओपिनियंस को आप लोग देख सकते हैं। जस्टिस गुप्ता का मत है कि पंथ निरपेक्षता जो है सभी नागरिकों पर लागू होती है, इसलिए एक समुदाय के जो धार्मिक प्रतीक हैं उसका इस्तेमाल करने की जो अनुमति है ये पंथ निरपेक्षता के अनुकूल नहीं होगा, प्रतिकूल होगा। और राज्य सरकार की जो आदेश है ये समानता का माहौल बनाने के लिए जारी किया गया, यानी ये सपोर्ट करते हैं, जस्टिस गुप्ता जो है ये सपोर्ट करते हैं कर्नाटका हाईकोर्ट के हिजाब बैन का जो भी एक तरीके से डिसीजन दिया गया है, इसको बिल्कुल सही मानते हैं। लेकिन जस्टिस धुलिया ने क्या कहा, इनका स्टेटमेंट है कि अगर किसी धार्मिक मुद्दे पर हमेशा एक से अधिक दृष्टिकोण होंगे, अलग अलग अप्रोच को हम लोग पहुंचेंगे, तो कोर्ट को ऐसा अधिकार नहीं दिया गया कि वो एक विचार को स्वीकार कर ले और दूसरे को छोड़ दे। क्योंकि हिजाब प्रतिबंध का एक तरीके से परिणाम यह भी होगा कि हम एक बालिका को शिक्षा से वंचित कर देंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर ड्रेस कोड को पूरी तरीके से स्ट्रिक्टली लागू करने की वजह से कोई ऐसी फैमिली हो कि अगर हिजाब के बिना अपनी बच्चियों को स्कूल जाने ही ना दे, तो इससे तो एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा उस पर। इस वजह से इन सारी बातों को यहाँ पे रखा गया है। अब इसको एक लार्जर बेंच को ये एक तरीके से भेजी जाएगी और इसके फिर से रिव्यू किया जाएगा, उस पर क्या डिसीजन होगा इसको देखा जाएगा। ठीक है, तो जब जो दो जजों की बेंच होती है तो ऐसा भी हो सकता है, स्प्लिट वर्डिक्ट इसको बोला जाता है, एक वर्ड यूज किया जाता है। मतलब इसमें कोई भी डिसीजन नहीं होता है, दोनों जजों ने अपना अपना ओपिनियन दिया और फिर लार्जर बेंच को ये जो है हैंड ओवर कर दिया। डिसीजन को लेकर के कर्नाटका के जो लोग हैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। जिन लोगों ने केस जीता था उन लोगों में भी एक्साइटमेंट है कि अब पूरी तरीके से ये रिजॉल्व होगा। जिन लोगों ने केस हारा था उनमें भी एक्साइटमेंट का माहौल है कि आगे जाके कुछ भी हो सकता है। तो ये प्रकरण थोड़ा सा आगे बढ़ते दिखाई दे रहा है, जहां पे आप ये एक और न्यूज देखेंगे, इंडिविजुअल बिलीव्स मैटर्स इन रिलीजियस इश्यूज एग्री जजेस। जजेस ने एग्री किया है क्या, जो इंडिविजुअल बिलीफ्स हैं लोगों के, अलग अलग व्यक्तिगत जो भी इनके विचार हैं, ये कभी भी रिलीजियस इश्यूज पे मैटर नहीं कर सकते हैं। इसमें कुछ कुछ मैटर कर सकते हैं, कुछ कुछ बातों पे इसमें जो एग्री करते हैं या फिर नहीं करते हैं, इस पे जो है जजेस के थोड़ी सी राय दी गई है। बहुत डिटेल में नहीं जानी है, जितनी इंपॉर्टेंट थोड़ी थोड़ी बातें इसको बस दिमाग में रखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट होगा जब पूरा लेटेस्ट जजमेंट इसका आएगा जो कि लार्जर बेंच सुनाएगी सुप्रीम कोर्ट के। ओके, आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, सुप्रीम कोर्ट इसके प्रेजेंट टाइम में जो 49वें क्रम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ये कौन है आपको बताना है। चलिए ये मैं बता देता हूं, यूयू ललित हैं। आपको बताना है जो 50वें क्रम के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे इनका क्या नाम है, इसको आपको मेंशन करना है। इनके नाम का अनुमोदन कर दिया गया है, मोस्ट प्रोबेबली क्या मतलब पूरी तरीके से कंफर्म है उन्हें ही बनाया जाएगा। तो 50वें क्रम के कौन होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसको आंसर करना है।
जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोटिंग होने वाली है रेजोल्यूशन को लेकर के, जिसमें कि बताया जाएगा डायरेक्टली, जिसमें कहा गया था क्या कि ये जो 4 पोर्शंस आपको दिखाई देंगे, लुहांस्क, डोनेट्स्क, जापोरिजिया एंड खेरासन करके, इन 4 पोजीशंस को जिस तरीके से रशिया ने एनेक्स कर लिया, अपने एरिया में मिला लिया, और ये चारों जो एरियाज हैं ये यूक्रेन के पोजीशन, यूक्रेन के एरिया हुआ करते थे और इसको रशिया ने इलीगली ऑक्युपाई किया है। तो इस पे रेजोल्यूशन को पास किया गया, जिसमें कि इंडिया ने एब्सटेन कर दिया। हालांकि बहुत सारी कंट्रीज ने इसमें लगभग 33 कंट्रीज ने जो है इसमें पार्ट दिया, एक तरीके से सपोर्ट किया रशिया को, लेकिन बाकी सारी मैक्सिमम कंट्रीज ने जो है इसमें विरोध दर्ज कर दिया कि रशिया ने गलत तरीके से एनेक्स किया है यूक्रेन की 4 टेरिटरीज को। इससे होगा क्या, बस कुछ होगा नहीं, बस इतना हो जाएगा कि जिसने भी एरियाज को रशिया ने कैप्चर किया है इसको डिक्लेयर नहीं किया जाएगा कि ये रशिया का पार्ट है। कभी भी यूएनओ इसको नहीं मानेगा कि ये रशिया का पार्ट है। एनेक्सेशन बना रहेगा, इसमें यूएनओ कुछ भी जा करके इनको हटाने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए नॉर्मली नहीं कह सकता है। ये आप ध्यान में रखते रहेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे रेजोल्यूशन पास हो जाता या फिर रेजोल्यूशन की बात अगर एक तरीके से रशिया के फेवर में ये वोट चले जाते हैं तो इतना होता कि वो सारे एरिया जिसको रशिया ने एनेक्स कर लिया ये यूएनओ जो है इसको मानता कि ये रशिया का पार्ट है, लेकिन यूक्रेन मानता ना मानता ये उसके ऊपर एक तरीके से बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा, इसरो ने अपने नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स को लॉन्च करने की बात की है और पीएसएलवी का रोल ये निभाएगा, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल जिसको कि एनजीएलवी के नाम से हम लोग जानेंगे, जो कि रिप्लेस करेगा पीएसएलवी को। आपने नाम सुना होगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का, जो कि 4 स्टेज में फ्यूल्स को कंटेन करती है, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड में। तो इसके रोल को देखिए, एक तरीके से नॉर्मली तो ये देखा जा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये रिटायर करने के लायक है पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आगे के जितने भी मिशंस हैं उसके लिए ये थोड़ा सा हैवी हो जाएगा और इस सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया जाएगा, जो कि एक 3 स्टेज की एक जो लॉन्च व्हीकल होगी इसके रूप में इसका कार्य किया जाएगा। नॉर्मली देखिए लॉन्च व्हीकल होता क्या है, लॉन्च व्हीकल एक तरह की गाड़ी आप लोग समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि सवारी है, गाड़ी आई, गाड़ी में बैठे और फिर गाड़ी ले जा करके उनको कहीं पे छोड़ दिया। ठीक इसी तरीके से लॉन्च व्हीकल्स होता है कि एक लॉन्च व्हीकल है, एक आपको एक तरीके की गाड़ी मिलेगी जो कि अंतरिक्ष में ले जा करके सैटेलाइट्स को प्लेस कर देगी उनकी जगहों पे। जितने भी सैटेलाइट्स होंगे उसमें फीड कर दिए जाते हैं और सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में जाकर के उनकी कक्षा में उनके जितने भी क्लासेस होते हैं, उनके जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं उसमें इनको प्लेस कर दिया जाता है। तो इसके बारे में डिटेल्स दी गई है इसरो के द्वारा। एंड इसरो का एक और न्यूज है, इन्होंने प्रपोज किया है डेडिकेटेड सैटेलाइट्स की सपोर्ट करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को। और एस सोमनाथ का ये स्टेटमेंट था, एस सोमनाथ जो प्रेजेंट टाइम में चीफ ऑफ इसरो हैं, याद रखते रहेंगे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स को किस तरीके से सपोर्ट किया जा सकता है सैटेलाइट से, तो सैटेलाइट से फोरकास्टिंग की जा सकती है, बताया जा सकता है किस दिन बारिश होगी, किस दिन ओला पड़ेगा, किस दिन कैसा मौसम रहेगा। उस तरीके से जो किसान हैं अपने जितने भी फसल हैं उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं या फिर जो भी उससे रिलेटेड जो भी एक्शंस हो सकते हैं उन एक्शंस को ले सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट, इंटरपोल जनरल असेंबली की मीटिंग होने वाली है जो कि दिल्ली में, इसके बारे में बातचीत की गई है। तो इंटरपोल ये इंटरनेशनल पुलिसिंग का काम करता है। नॉर्मली इनका रोल क्या है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो भी पुलिसिंग का काम, जैसे आप लोग पुलिस का काम जानते हो क्या होता है, कहाँ पे भी क्रिमिनल जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको ट्रैक करना, एंड इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो भी टेररिस्ट वगैरह हैं या इंटरनेशनल लेवल पे जो भी भगौड़े हैं, इन लोगों को किस तरीके से ट्रैक करके या फिर सौंपना है, इन सारी चीजों पे काम करती है इंटरपोल। तो 1997 से लेकर के अगर अभी तक की बात की जाए तो ये सेकेंड टाइम है जब अक्टूबर 18 को ऐसा सेशन जो है एक तरीके से एक स्ट्रांग बॉडी होल्ड करती है, जो इसका कॉन्फ्रेंस जो है इंडिया में होगा। इसको याद रखते रहेंगे, ठीक है। तो ये 195 मेंबर्स की टोटल कंट्रीज की मेंबरशिप है इसमें, और स्ट्रांग बॉडी है जो कि होल्ड करती है टोटल बहुत ही बड़े एक कॉन्फ्रेंस को। तो ये इंडिया में होस्ट होने वाली है 18 अक्टूबर को। इसको याद रखते रहेंगे। इंटरपोल है क्या, जो कि 1923 में इसको बनाया गया था, सेटअप किया गया था। एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग का एक प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत सारी कंट्रीज के इंफॉर्मेशन को लेकर के और सारी कंट्रीज को जो क्रिमिनल्स हैं उनके डेटास को प्रोवाइड करता है। एंड ऑर्गेनाइज कैसे हुआ था इसको लेकर के बहुत सारी स्टोरीज जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं, जो कि एग्जामिनेशन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके,
यहाँ आप देखेंगे कजाकिस्तान में मीटिंग हुई इंडियन के एक तरीके से टर्म से, आपने एससीओ का नाम सुना होगा, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें एक मेंबर है कजाकिस्तान भी। और कजाकिस्तान में याद रखते रहेंगे, यहाँ पे है मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी एक्चुअली प्रेजेंट टाइम में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स स्टेट मिनिस्टर हैं। आपने सुना होगा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। लेकिन अगर हम बात करें राज्य विदेश जो मंत्री हैं, विदेश मंत्री राज्य प्रभार के जो स्तर पे होते हैं, या फिर जिनको हम लोग बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर, इनका नाम है मीनाक्षी लेखी। इन्होंने इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री एक पाकिस्तान है उसके बारे में बातचीत की कि इन्होंने नॉर्मली स्पेसिफाई किया टेररिज्म को लेकर के। एक तरीके से ये बताया कि जो पाकिस्तान है ये एक तरीके से एपिक सेंटर हो चुका है टेररिज्म का, और ये लोग बात करते हैं हमेशा कश्मीर की, और कश्मीर जो है पूरी तरीके से इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का और हमेशा ही रहेगा। और इसी को लेकर के यूनाइटेड नेशंस में भी आप लोग कुछ बहस को देखेंगे, अभी हम लोग आगे उसको भी देख लेंगे, ठीक है। वहां पे रुचिरा कंबोज ने लीड किया, यहाँ पे मीनाक्षी लेखी ने लीड किया। तो ये कभी कभी पोस्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे एर्दोगन की एक स्टेटमेंट आप लोग देख लेंगे। एर्दोगन जो कि टर्की से बिलोंग करते हैं। व्लादिमीर पुतिन जो कि रशियन प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने अभी हाल ही में टर्किश के काउंटर पार्ट जो रिसेप्शनिस्ट हैं तैयब एर्दोगन, इनके साथ जाकर के बातचीत की और इनके गैस हब बनाने के जो प्लान है इस पे एक समझौता, एक नीति का जो समझौता है इसको हाल ही में किया गया। तो एक प्रपोजिंग किया गया है बिल्डिंग का गैस हब बनाने के लिए, कहाँ पे, टर्की में। रशिया और टर्की के बीच की ये जो थोड़ी सी पहुंच है या फिर दोनों के बीच में जो एक नजदीकियां हैं, ये कहीं ना कहीं यूएसए को नाराज कर सकती हैं, जस्ट बिकॉज टर्की जो है ये पार्ट है नाटो का, और टर्की जो है बहुत ही ज्यादा एक विरोधी स्वभाव रखता है हमेशा इंडिया के विपक्ष में। जैसे आपने देखा था कि इंडिया से जो गेहूं भेजे गए थे उसको इन्होंने ऐसे टाइम में मना कर दिया और ये बताया कि इसमें पेस्टिसाइड्स की एक तरीके से अधिकता है। ये सब चीजें थोड़ी सी स्टूपिड सी एक्टिविटी दिखती हैं टर्की की। एंड नेक्स्ट आप देखेंगे एमिड जीरो कोविड पॉलिसी, बीजिंग के जो भी लोग हैं इन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट किया है। इनके जो पोस्टर्स हैं, इन्होंने जो चीज डिमांड की है, नॉर्मली इन्होंने कहा हमें फूड चाहिए, कोविड टेस्ट नहीं चाहिए, हमें रिफॉर्म चाहिए, कल्चरल इवोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, लॉकडाउन नहीं चाहिए, हमें वोट चाहिए, लीडर्स नहीं चाहिए, डिग्निटी चाहिए, झूठ यानी कि लाइज नहीं चाहिए, एंड सिटीजन चाहिए, स्लेव्स यानी कि गुलाम नहीं चाहिए। ऐसे बैनर्स को देख करके डायरेक्टली पता चलता है कि जो भी यहाँ के सिटीजन्स हैं ये बहुत ही ज्यादा विरोध रखते हैं शी जिनपिंग के खिलाफ। शी जिनपिंग जो कि प्रेजेंट टाइम में आर्मी में वहाँ की एंड पॉलिटिकल पार्टी जो इनकी है, दोनों में बहुत ही स्ट्रांग रोल रखते हैं। और अभी हाल ही में चाइना में एक इलेक्शन भी होने वाला है, इसको लेकर के विवाद गरमाया हुआ है। और यूनाइटेड नेशंस, जहां पे मैंने बताया भारत की परमानेंट जो सेक्रेटरी, परमानेंट जो रिप्रेजेंटेटर हैं रुचिरा कंबोज, इन्होंने स्थायी बैठक में, देखिए डायरेक्टली बात चल रही थी रशिया और यूक्रेन की, और यहाँ पे पाकिस्तान के जो इनके जो एक तरीके से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, इन्होंने बात उठा दी कश्मीर मुद्दे की। तो यहीं पे रुचिरा कंबोज का एक स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा मतलब चर्चे में रहा है। इन्होंने नॉर्मली कहा कि मुझे तरस आती है पाकिस्तान के ऊपर, और ऐसे टाइम में जब पूरे दुनिया जो है रशिया और यूक्रेन की बात करता है, उस टाइम में ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जो कि हमेशा से इंटीग्रल पार्ट था इंडिया का, जिसके पूरे पेपर्स भी इंडिया के पास हैं, और पूरी तरीके से एनेक्सेशन का जितने भी एमओयू साइन हुए थे ये भी राजा हरी सिंह के साथ इंडिया के साथ ही साइन हुए थे। ये कुछ चीजें ध्यान में रखते रहेंगे। कैश ट्रांसफर योजना का प्रशंसक आईएमएफ बना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इनके उपनिदेशक हैं पाउलो मोरो। इन्होंने बताया कि ये जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी डीबीटी का जो कार्यक्रम है इंडिया का, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, इसको लेकर के आगे बढ़ाना चाहिए और इसकी बहुत ही ज्यादा प्रशंसा नॉर्मली की गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने हाल ही में गुवाहाटी से सुपर कंप्यूटर समेत कई सारी परियोजनाओं की स्टार्टिंग की, और नॉर्थ ईस्ट रीजन में इन सारी चीज़ों की जो स्टार्टिंग की जा रही है, अगरतला, गुवाहाटी, कोलकाता स्पेशल एक्सप्रेसवे का, किसको ये असम को मणिपुर से कनेक्ट करने की, जो भी असम को त्रिपुरा से जो कनेक्ट करने की कुछ भी जो कनेक्टिविटी है, इन सारी चीज़ों को थोड़ी सी स्टार्टिंग करके आगे दिखाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ों को आप लोग रिलेट करेंगे। और वेब सीरीज के लिए प्री स्क्रीनिंग समिति कैसे हो सकती है, इस पे एक स्टेटमेंट डाला गया था। थोड़ा सा जुडिशरी वाले देखेंगे, एक्चुअली थोड़ा सा इसमें एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन है। एनालिसिस क्या है, इसमें एक तरीके से पिटीशन डाला गया था कि जैसे हम लोग सेंसर बोर्ड लगाते हैं मूवीज के लिए, ऐसा ही एक प्री स्क्रीनिंग समिति होनी चाहिए जो भी हम लोग वेब सीरीज चलाते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेब सीरीज के लिए हम लोग प्री स्क्रीनिंग समिति कैसे बना सकते हैं, सिर्फ वेब सीरीज के लिए। यहाँ पे बताया गया कि अगर आपको वेब सीरीज के लिए लगानी है तो हम क्या है, प्री स्क्रीनिंग समिति बनाए जाने का अनुग्रह अगर आपने किया है तो इसमें ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है, ओवर द टॉप जो प्लेटफॉर्म है, इस कानून का एक हिस्सा है ये नॉर्मली। तो ओवर द टॉप के आगे अगर आप कहते कि प्री स्क्रीनिंग समिति बनाइए तो समझ में आता। आप सिर्फ वेब सीरीज कहेंगे तो कैसे समझ में आएगा, क्योंकि ये जो ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये दूसरे कंट्रीज से
इसको रेगुलेट किया जाता है। और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अगर किसी तरह की कोई भी हम लोग चीज़ों को, जैसे कि कोई भी वेब सीरीज़ को, जैसे मिर्ज़ापुर का 3rd सेशन आने वाला है, तो मिर्ज़ापुर का 3rd सेशन जो आने वाला है, सीज़न जो आने वाला है, उसको अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डालते हैं तो वो चलती है कहाँ से, विदेशों से एक तरीके से चलती है, और उस पर कोई भी प्री स्क्रीनिंग की समिति नहीं बनाई गई है। तो इसी वजह से जो चाहें वो भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो प्री स्क्रीनिंग की समिति इसको बनानी है तो आप ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कहिए, और थोड़ा सा और बेहतर तरीके से इस पिटीशन को लेकर के आइए और विस्तृत याचिका लेकर के आइए। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बात बताई गई है जिसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। विरोधी पोस्टर बैनर, इसको मैंने आपको पढ़ा दिया, और यहाँ से पूरी क्लास जो है ओवर होती है। आप पूरी चीज़ों को देखें, पूरी चीज़ों को समझें और होमवर्क का आंसर जरूर करें जो कि आपको दिया गया है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।